नमस्कार। आज पहले चरण में देश भर की 102 सीटों पर वोटिंग हुई, बम्पर मतदान हुआ। भास्कर की एक रिपोर्ट कहती है कि पहले चरण में भाजपा इंडिया से पीछे रह गई। पहले चरण के चुनावों में यानी इन 102 सीटों में 40 से 42 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं और 45 से 47 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। तो कैसा रहा ये पहला चरण? क्या है आज के पहले चरण का राजनीतिक विश्लेषण और ये सब कुछ आज जानेंगे हम राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने आज इंडिया वर्सेस एनडीए की फाइट कैसी देखी, क्या कहेंगे? मुझे लगता है पहले फेज में एनडीए गठबंधन मार खा गया। यदि पिछले चुनाव के नतीजे देखें तो करीब 45 सीटें पहले फेज के 102 सीटों में 45 सीटें थी और उसमें तमिलनाडु भी है। पहले फेज में पूरा राज्य का राज्य है, इसलिए 102 आंकड़ा बड़ा लगता है, लेकिन तमिलनाडु में तो कोई किसी का प्रेजेंस है नहीं, बीजेपी का भी नहीं, कांग्रेस का निग्लिजिबल है, वो साथ में डीएमके के होने की वजह से। लेकिन बाय एंड लार्ज जो काउ बेल्ट है, जो हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, विदर्भ और उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ जो सीटें लड़ी जा रही है वहां पे कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे आती हुई दिखाई दे रही है। और यदि इस 45 में 5 सीटें भी बीजेपी खो देती है तो ये बड़ा लॉस होगा और ये मेरा आकलन है 10 सीटें पे आसपास जाएगा पहले फेज का लॉस। अच्छा। 4 सीटें तो महाराष्ट्र ही गड्ढा कर रहा है। महाराष्ट्र में जहां 5 सीटों पे चुनाव थे उसमें नागपुर छोड़ दी, जो गडकरी की सीट है, तो बाकी सब सीटें इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही है, चारों की चारों। तो पहले चरण ने तो बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी बिल्कुल एनडीए बिल्कुल के बिल्कुल। मैं आपको बता रहा था, विदर्भ में 10 सीटें हैं, 10 में से सिर्फ एक कंफर्म है, नागपुर। बाकी 9 सीटों पे इंडिया गठबंधन बढ़त में चल रहा है। ओहो सर, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, कैराना और बिजनौर जैसी जगहों पर बीजेपी के वोटर वोट का ही बहिष्कार करते हुए दिखाई दिए। वो बीजेपी के कट्टर वोटर है, उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के वोटर है, लेकिन बीजेपी ने अपना वादा पूरा नहीं किया, इसीलिए हम वोट ही नहीं करेंगे। सर, क्या कहेंगे? 2-3 चीजें हैं प्रज्ञा जी। पीलीभीत का मामला, पीलीभीत के आसपास वाली 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी और बिगड़ जाएगी। ये टोटल बीजेपी ने अपने पैर पे पत्थर मारा। आपने वरुण गांधी को बाहर रखा। सवाल बाहर रखने का नहीं, आपने टिकट भी काटा होता और जो चुनाव लड़ने आए हैं वरुण की जगह पे, वो ये कहते कि मैं वरुण का भाई हूं, वरुण जी भी साथ है, तो शायद हो सकता है कि वरुण के लोग साथ देते। लेकिन आप ये कहते हो कि ये किसका किला है, अब तय होगा। तो जब आप वरुण गांधी को ललकारोगे तो वरुण गांधी का एक पैरेलल सिस्टम था गांव गांव में। वो कार्यकर्ता यदि घर बैठ गया तो जतिन प्रसाद का बहुत मुश्किल है वहां से निकलना, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कयास बड़े लगाए जा रहे थे कि जितिन प्रसाद इस बार बड़ा कमाल कर देंगे, कोई मंत्री जी तो एकदम धमाल कर देंगे। कयास लगाने से क्या होता है? कयास तो तमिलनाडु में भी लगा रहे हैं। लोग तो कह रहे कि भाई, गोदी चैनल तो कह रहे कि अगली बार 400 पार, 390 दे रहे बीजेपी को, पूरा तमिलनाडु दे रहे। अब क्या कहें, जीएसटी तो लगता नहीं इस पे, उठाया पे नो लिख दिया। यथार्थ के धरातल पे क्या है तो देखिए आप, गांव की गांव बहिष्कार कर रहे हैं। बिल्कुल। क्यों कर रहे हैं बहिष्कार? क्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उनको रास नहीं आ रही है? भाई, बिना मोदी जी की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से एक बात याद आई अशोक सर, आज नरेंद्र मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत पहले चरण के बाद ही बहुत हिला हुआ दिखाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी की भाषा बदल गई, मतलब अचानक से प्रधानमंत्री मोदी को सब कुछ याद आ गए। कैराना का पलायन याद दिला रहे हैं उनको, मुजफ्फरनगर दंगे याद आ गए उनको, मटन मछली याद आ गया उनको, भगवान राम मंदिर सब कुछ याद आ गया, यदुवंशी याद आ गए, भगवान कृष्ण याद आ गए। अचानक से मोदी जी में इतना परिवर्तन। ऐसे तो 400 पार का बिल्कुल गौरवान्वित होकर कहते थे कि हम तो ले आए जी 400 पार, चुनाव हुए नहीं लेकिन हम तो पहले लाके रख दिए 400 पार। ये इतने अच्छी तरह से जानते हैं
कि इनका आकलन क्या है। ये जानते हैं कि ये बीजेपी है सच 210 क्रॉस नहीं कर रही है। एनडीए का कुनबा पूरा मिला के यदि 120, 125, 30 तक पहुंचे तो बड़ी बात है। ये उस बात को जानते हैं, ये इसका फ्रस्ट्रेशन है। आप कहते हो कि सनातनियों को गाली देने वालों के साथ खड़े हैं ये। आप स्टैलिन को गाली देते हो, डीएमके को गाली देते हो, तो फिर आप बाबा साहेब आंबेडकर को भी गाली दे रहे हैं, क्योंकि बाबा साहेब आंबेडकर ने भी सनातन धर्म छोड़ दिया था। जिस दिन उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा उस दिन उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। प्रज्ञा जी, आंबेडकर जी की पहली प्रतिज्ञा थी कि ब्रह्मा विष्णु का नहीं मैं मानूंगा ना पूजूंगा, राम लक्ष्मण को, राम और कृष्ण को ना मैं मानूंगा ना पूजूंगा, गणपति गौरी गणेश जैसी देवी देवताओं को ना मैं मानूंगा ना पूजूंगा, ईश्वर का कोई अवतार होता ही नहीं, ईश्वर अवतार लेता ये बकवास है। भगवान गौतम बुद्ध किसी का अवतार नहीं थे। ये प्रतिज्ञाएं हैं, ये सरकारी किताबों में छपी रहती थी कि आंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाएं बताइए। अरे सर, यहाँ तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं 400 सीटें दो, संविधान बदल देंगे। अरे मैंने वही तो कहा, इसने भी दिल में ताने दिखा दिया क्या पहले चरण में? एग्जैक्टली। ये खासकर राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ पे ये संविधान बदलो वाला मामला बहुत आग पकड़ चुका है जी। अब इनका कहना है कि संविधान नहीं बदलेगा, लेकिन जो संविधान बदलने की बात करते हैं उनके खिलाफ बीजेपी ने एक्शन क्या लिया? कुछ नहीं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष स्वयं कहते कि संविधान पुराना हो गया, किसी काम का नहीं है, नया लाना पड़ेगा। टीवी वाले राम सर, टीवी वाले राम, तब अब बेचारे को किसने स्क्रिप्ट लिख के दी, बोल दिया, एक्टर आदमी है, क्या इतनी बड़ी राम जी की फोटो लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो राम के भरोसे है, राम उनको कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने देश की गरीब जनता को 10 साल तक राम के भरोसे छोड़ा, कभी माफ नहीं करेंगे। सर इस बार भाजपा मुझे लग रहा है भगवान भरोसे ही है। खैर, इमरान मसूद कह रहे हैं सर कि हम तो जीत चुके हैं, ये कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है इमरान मसूद का। और उन्होंने ये कहा है कि राजपूत समुदाय ने अपना वादा निभाया, ठाकुर समाज के लोगों ने अपना वादा निभाया, प्राण जाए पर वचन न जाए। पहली बार सर देखा गया कि बीजेपी का जो कोर वोटर है, जो कह सकते हैं कि 90% जो भाजपा को ही वोट करता है, वो कोर वोटर भाजपा से नाराज दिखा। और इमरान मसूद कह रहे हैं हम तो जीत चुके हैं, हमारा साथ राजपूत समुदाय के लोगों ने दिया। सर ये सब क्या कहता है, आपका विश्लेषण क्या कहेगा इस पर? देखिए, राजपूत समाज ने इस बार तो बहुत बुरी तरह से बीजेपी को घेरा है। जो चिंगारी वहां लगी गुजरात में, वो उत्तर प्रदेश में आग पकड़ चुकी है। संजीव बलियान जाना तय है। उसका एक कारण और भी है प्रज्ञा जी, राजपूत समाज के जो पुराने बड़े नेता थे, जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लगातार संघर्ष किया बीजेपी के लिए, बीजेपी सत्ता में आने के बाद उनको हाशिए पे रखती है। कितने राजपूतों को टिकट दिया बीजेपी ने? वीके सिंह का तो टिकट काट ही दिया, काटा। तो उनको ये लगता है कि राजपूतों का सिर्फ उपयोग कर लिया गया, और ये बीजेपी ने तय कर लिया राजपूत मजबूरी में हमारे साथ रहेगा, जाएगा किधर? लेकिन सर एक ठाकुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो पहुंचे थे ना संजीव बालियान का साथ देने के लिए। संगीत सोम की जो और संजीव बालियान के बीच कुछ खटास हो गई थी, वो भी बनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन काम कुछ नहीं आया। पहली बार देखा गया कि ठाकुर समाज के लोग योगी आदित्यनाथ की बात तक नहीं मान रहे हैं। वो कब ठाकुरों के नेता थे? वो गोरखनाथ पीठ के पीठेश्वर है, उनका वलय गोरखपुर तक है। पूरे राजपूत समाज के कभी वो ठेकेदार रहे नहीं, ना नेता है, क्योंकि एक बार आदमी संन्यास ले लेता है तो उसकी जाति तो वैसी खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप संन्यास सिर्फ कपड़े पहनने के लिए लेते हो, तो अंदर से ठाकुर कहते हैं सर, मोदी जी क्यों कहते हैं कि हम तो ओबीसी हैं, वो भी तो संन्यास ले चुके हैं, वो भी तो तपस्या करके आए सर हिमालय से। तो
तो क्या करे, इनका तो भाई, इनका हिंदुत्व और इनका हिंदू धर्म के पैरामीटर्स इतनी परंपराओं के खिलाफ है, जो अधूरे मंदिर में भी भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करे, जो शंकराचार्य को भी गाली दिलवा दे। भाई ट्रोल सेना ने शंकराचार्य को भी नहीं छोड़ा ना। बिल्कुल। हिंदू धर्म में शंकराचार्य से बड़ा स्थान किसका है? यदि उसको भी नहीं छोड़ा तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति में बीजेपी पड़ी है अभी। सर सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जो ये पहले चरण ने ही दिन में तारे दिखा दिए हैं मोदी जी को? पूरे उत्तर प्रदेश की तो 80 सीटें जीत लेने का दावा भरते हैं, तो ये क्या हो गया सर? किस चीज ने, किस फैक्टर ने जो है दिन में तारे दिखा दिए? अहम अच्छा। अहंकार कि हम जो करेंगे सो करेंगे, हमने जिसको टिकट दिया वो जीत जाएगा। मोदी की गारंटी, भाजपा सरकार की गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी। यह फर्क है अटल जी की बीजेपी में और मोदी जी के बीजेपी में। जहां सामूहिक नेतृत्व हुआ करता था, यहां नेतृत्व है, समूह गायब है। इसी वजह से जिसको चाहे मुख्यमंत्री बना दिया, जिसको चाहे मंत्री बना दिया, जिसको चाहे टिकट दिलवा दिया। सर आज अमरोहा में जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे तो उनको कुछ, मुझे लग रहा है, पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, 102 सीटों पर क्या जा रहा है। तो क्या मतलब मोदी जी का कॉन्फिडेंस कुछ लूज दिखाई दे रहा है सर? अच्छा, एक बात और है कि एनडीए के कंधे भले झुके हुए हों, लेकिन इंडिया बड़े जोश में दिखाई दे रहा है, इंडिया गठबंधन बड़े जोश में है सर। देखिए, इंडिया गठबंधन को खोने को कुछ नहीं है, पाने को ही पाने को है, और बीजेपी को हर कदम पे खोने को है। और उनको ये समझ में आ रहा है कि हिंदू मुसलमान हो नहीं रहा है, राम मंदिर कैश नहीं हो रहा है, तो वही पुराने इश्यूज बार बार ला रहे हैं। दो शहजादे नई फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, पहले फ्लॉप हो चुकी है। अरे भाई, बीजेपी भी तो जनसंघ के समय से सनातन से घृणा करते हैं। ये बात भी बोली मोदी जी घृणा करते हैं। मैंने यही तो कहा, भाई घृणा करते हैं तो फिर यदि इंडिया गठबंधन को घृणा करते और इनको जगह दिखानी चाहिए तो फिर आम्बेडकर को भी भारत रत्न वापस ले लीजिए आप। आम्बेडकर आपके लिए एटीएम है चुनाव के दौरान। ये बेसिक फर्क है। और यही कारण है कि जब आपके तर्कश में कोई तीर नहीं तो वही पुराना रिकॉर्ड बार बार री रिलीज करते हैं। जब अच्छा, चुनाव आयोग सर कहां सो गया है? आज सुबह से तमाम खबरें हम देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर, आज चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ईवीएम से चुनाव कराने का क्या फायदा जब ईवीएम की मशीनें इतनी खराब पड़ी हैं। मैंने खुद जाकर कंप्लेन करी, मैं खुद चुनाव आयोग से शिकायत कर रहा हूं। और तमाम जगह से खबरें आई कि ईवीएम गड़बड़ है, कहीं पर वोटिंग स्लो कराई जा रही है, कहीं पर जो है पर्ची मिल गई लोगों को, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि आपका नाम यहाँ वाले में है, उधर वाले में नहीं है। तो ये सब चुनाव आयोग कहाँ सो रहा है सर? चुनाव आयोग सोया नहीं है प्रज्ञा जी। चुनाव आयोग सत्ता पक्ष का प्रकोष्ठ बन चुका है, तो वो आदेश का इंतजार। ये इस सवाल का जवाब मैं जानती हूँ, लेकिन चूंकि पत्रकार होने के नाते ये धर्म है कि वो सवाल भी पूछ लिया जाए। मैंने यही कहा ना आपको। जी। और उसका सीधा सीधा स्ट्रेट बिना लाग लपेट जवाब देना भी मेरा काम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो चुनाव आयोग प्रकोष्ठ बन चुका है सत्ता पक्ष का। वो इंतजार कर रहा है आदेश के अपने आला कमान के कि क्या करूं। लोग भगवान की मूर्तियां लेके चल रहे हैं रैली में, प्रधानमंत्री जी राम राम के नारे लगा रहे हैं, और हमारा चुनाव आयोग महात्मा गांधी के बंदर बन चुका है। न सत्ता पक्ष के यानी न मोदी जी के खिलाफ कुछ देखो, न मोदी जी के खिलाफ कुछ सुनो, न मोदी जी के खिलाफ कुछ कहो। जब ऐसी स्थिति आई है तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग है भी कि नहीं है, उसके अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। सर आपके गले को क्या हो गया? कुछ तबीयत खराब है? लगातार ट्रैवल कर रहा था, खूब अलग अलग राज्यों में घुमा हूं, तो वो
सुबह गला भाग जाना, रात भर ट्रैवल करना, गाड़ियों में चलना, तो एक्सर्शन तो होता है। और एक्सर्शन अब इतने दिनों तक आदी थे स्टूडियो में बैठ के बात करने की, फील्ड में उतरते तो तकलीफ तो होती है। आप तो हमेशा फील्ड में रहती है, तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन हमने रियलाइज किया कि जरूरत से ज्यादा एडवेंचर हो गया, एडवांटेज मतलब एडवेंचर किया इस बार। तो थोड़ा चेंज ऑफ वाटर, चेंज ऑफ सीजन, तो उसमें थोड़ा सा कोई बात नहीं सर, सच सर्दी। बोलने वालों को ना लोग जो जनता है वो सराखों पर बिठाती है। आपका गला खराब है, लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि प्रज्ञा जी पूछिए सर को क्या हो गया। नहीं नहीं, आप सबका आशीर्वाद है। गला खराब है लेकिन दहाड़ कम नहीं हुई है। बिल्कुल गला सही बात खराब है लेकिन जवाब वही आएंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, बीजेपी संविधान बदलना क्यों चाहती है आखिर? और क्या 400 सीटों से संविधान बदल जाएगा क्या? बार बार कहते हैं कि 400 सीटें दो, हम संविधान बदल देंगे। क्या है और संविधान बदलकर क्या मिलेगा भाजपा को? एक बड़ा कुछ महत्वपूर्ण नहीं, सवाल है सर। नहीं, वर्तमान संविधान उन्हें बहुत तकलीफ दे रहा है। न्यायपालिका में वो अपने न्यायाधीश नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं। कई जगह संवैधानिक के नाम पे उनको रुकना पड़ता है। ये मनुस्मृति लागू करेंगे, वर्ण व्यवस्था होगी, अपने हिसाब से तय करेंगे। आपको बोलने का कितना अधिकार है, खाने का कितना अधिकार है, क्या खा सकते हो, क्या पहन सकते हो, ये तय करेंगे। ये एक नई कंट्रोल्ड सोसाइटी पैदा करना चाहते हैं। लेकिन सर ये तो संविधान खुद कहता है कि मूल भावना जो है संविधान की, उसको कोई नहीं बदल सकता है, कोई चाह के भी नहीं बदल सकता। तो ये बदलाव क्या ले आएंगे और क्या रिप्लेस बदलाव होगा, लाना? अच्छा, रिप्लेस होगा, रिप्लेस होगा, रिप्लेस होगा। सरकार के नुमाइंदे करते हैं कि कोई, अब हम बार बार सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि वो जो 13 मेंबर का जो संविधानिक पीठ था, जी उसने एक केस में डिसीजन दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक चीफ जस्टिस जो अभी राज्यसभा मेंबर बने हुए हैं, उनने कहा कि भाई संविधान का कोई ढांचा होता ही नहीं, इसमें तो कोई ढांचा है नहीं जिसकी खिलवाड़ की बात होती है। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे ये लोग इस तरह पुश कर रहे हैं, संविधान चाहिए, बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। तो नया संविधान लागू होगा, वो तय करेगा कौन कितनी नौकरी करेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या। 400 सीटों से सर संविधान बदल जाएगा, ये बताइए। भाई 2/3 होने के बाद जब आप 2/3 करोगे तो फिर आप वन नेशन वन इलेक्शन करोगे, कई सरकारें बदलोगे, कई राज्य सरकारों की तरफ से जो एंडोर्समेंट आना होता है वो भी खत्म हो जाएगा जी। संविधान बदलने के लिए राज्य सरकार की अनुमति नहीं चाहिए, नया कानून। जैसा इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में बहुत सारे कानूनों में बदलाव किया था, क्योंकि इनको काला पैसा अपने पार्टी में चाहिए था व्हाइट करके। तो कई सर इलेक्टोरल बॉन्ड इन सब मुद्दों का असर क्या जमीन पर होता है क्या? मतलब इस बार बीजेपी के खिलाफ बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें हैं इस बार। जमीन पे सिर्फ 2 मुद्दे मैंने देखे, चाहे मैं कर्नाटक हूँ, चाहे मैं झारखंड गया हूँ, चाहे मैं उड़ीसा गया हूँ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, विदर्भ, महाराष्ट्र का या पश्चिम महाराष्ट्र, मुद्दा एक ही है। पहला महंगाई, दूसरा बेरोजगारी। और इस मुद्दे के सामने सारे मुद्दे छोटे। लेकिन सर हमने पिछले चुनाव जब देखे तो ये सारे मुद्दे, वो एक चश्मा मिल गया लोगों को, मोदी का चश्मा, वो मोदी का चश्मा पहन जाते थे और ये सारे मुद्दे, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, गरीबी हो, इलेक्टोरल बॉन्ड हो, कुछ भी हो, वो दिखाई नहीं देता था। वो चश्मा लोग पहने हुए थे। क्या वो चश्मा उतर गया है क्या लोगों का? आप लोगों को लगा कि अब तो अंधे हो जाएंगे अगर वो चश्मा पहने रहेंगे, तो उतार फेंको भैया। नहीं, पिछले जो विधानसभा के चुनाव हुए जी, उसमें तेलंगाना में तो नहीं हुआ ना ये। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस के तीनों चीफ मिनिस्टर यदि बीजेपी के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे होंगे तो कहां से बचाओगे पार्टी को? क्या आपने अभी अशोक गहलोत या बघेल के खिलाफ कोई ईडी का समन सुना है? कमलनाथ तो दस्तक देके वापस आ गए।
दरवाजा ही नहीं खोला उन्होंने। तो ये स्लीपर सेल है, इन्होंने ही पार्टी का सत्यानाश किया। नहीं तो तीनों राज्यों में कांग्रेस के लिए अनुकूल व्यवस्था थी। सर आपने अच्छा आपका जितना विश्लेषण है, आपने जितने राज्य घूमे, मैं तो देख रही हूँ आप राज्य दर राज्य घूम रहे हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं। सर आपको क्या लगता है बीजेपी अपने पिछले प्रदर्शन दोहराते हुए दिख रही है? एनडीए गठबंधन में, पूरी गठबंधन की बात करूंगी, इधर इंडिया उधर पूरा एनडीए। गठबंधन बुरी तरह से फेल हो रहा है। अच्छा। गठबंधन के कई साथीदारों को बीजेपी के साथ होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ओके। अच्छा। और इस बार 272 के लाले पड़े हैं। भूल जाइए 300 पार। सिंपल मेजोरिटी भी तकलीफ वाली हो गई है। अच्छा सर, यही कारण दोबारा से लौटकर सर, मैं जल्दी सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपका गला खराब है, आपकी तबीयत खराब है, लेकिन मैं वो सारे सवाल पूछ लेना चाहती हूँ जो मेरे जहन में चल रहे हैं। सर कैराना में इकरा हसन ने आरोप लगाए कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर बड़ी धीमी वोटिंग कराई गई और बड़ी चीजें हुई, मतलब महिलाओं के बुरखे चेहरे से हटा हटा करके देखे जा रहे थे, आधार कार्ड, बट बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाई दी। बल्कि इसका उल्टा मुजफ्फरनगर में तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। मुजफ्फरनगर में तो खुद सपा के प्रत्याशी हैं हरेंद्र मलिक, उन्होंने खुद एक फेक वोट करने वाले व्यक्ति को पुलिस को पकड़ाया। तो सर ये धीमी वोटिंग क्या कहती है, ये मैं जानना चाहूंगी। क्या मतलब क्या मिलता है धीमी वोटिंग कराकर? धीमी वोटिंग कराकर आपको मिलता है कि आप हतोत्साहित करते हैं। यदि मुस्लिम महिलाओं के बुरखे उठा के देखोगे तो फिर जो महिलाएं बुरखा नशीन है वो आती नहीं वोटिंग करने। अच्छा ओके। तो आपको क्या है, दो आपके मतदाता निकालो और दूसरे के मतदाता आने मत दो। इस छिचोरेपन पे क्यों आता है आदमी? क्योंकि उसको अपनी हार स्पष्ट दिखती है। इतना होने के बावजूद भी कैराना में भाजपा का उम्मीदवार हारेगा, ये तय है। सर नगीना में क्या लगता है आपको? नगीना की मेरी रिपोर्ट अभी मैंने पूरी दी नहीं अभी, क्योंकि लगातार मैं प्रोग्राम में ही था, एक से बाद दूसरे। अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई जो मैंने लिख के रखी तो थी। सर 102 सीटों की ओवरऑल आपका एनालिसिस क्या कहता है? लास्ट में मैं जल्दी से ये जानना चाहूंगा। 102 सीटों में 45 सीटें बीजेपी के पास थी 2019 में। इस बार करीब करीब 10 सीट का लॉस है पहले फेज में बीजेपी को, सीधा। इंडिया जो बीजेपी का लॉस होगा, जो बीजेपी का लॉस होगा वो इंडिया गठबंधन का फायदा होगा, सीधी बात। इतना ही कि कुछ कमाल देखने को मिलेगा, कुछ एकदम 10 सीटें बहुत बड़ा गैप है पहले फेज में। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए ये पहला चरण ही सर, मुझे लग रहा है कि भाजपा को दिन में तारे दिखा दिए हैं। ये पहला चरण भाजपा के लिए बड़ा ही टफ रहा। अब आगे क्या होगा वो तो देखते रहेंगे, लेकिन हम देखिए हर चरण की एक छोटी से छोटी चीजों पर एनालिसिस करेंगे। और आज हमारे साथ अशोक वानखेड़े सर थे। सर की तबियत खराब है लेकिन सर ने अपना समय दिया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अभी से 2 मिनट के बाद एक नई लाइव के साथ मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगी, इसीलिए आप लोग जाइएगा मत कहीं पर। समय हो रहा है 6:04, में भी 6:10 पर हम फिर से लाइव आएंगे। आपकी प्रज्ञा मिश्रा फिर आपके सामने रूबरू होगी। तब तक के लिए छोटे से ब्रेक लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, रुके रहना है। नमस्कार, जय हिंद।